गौरव रुकिएगा हमारे साथ, एक कंपनी से बात करते हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ने जो है फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर पेश किए हैं वो काफ़ी वीक दिख रहे हैं, अनुमान से भी कमज़ोर आए हैं। कंपनी के मुनाफे में 75% की कमज़ोरी देखी गई, वही आमदनी में भी गिरावट है, मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुए हैं। क्या रीज़न थी, किस तरीके से इसको देखना चाहिए? बातचीत करने के लिए कंपनी के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर रवि जाखड़ हमारे साथ है। रवि जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पे। नंबर काफ़ी वीक दिख रहे हैं सर, क्या रीज़न है? तो अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं। जैसे हमारा अभी जो डीमर्जर हुआ है उसकी वजह से जो CFS ICD बिजनेस है, ऑल कार्गो टर्मिनल्स में रियल एस्टेट बिजनेस है, वो ट्रांस इंडिया रियल्टी में, तो काफी सारे वो एडजस्टमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी तौर पे 3 बिजनेसेस हैं हमारे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन, दूसरा एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स जो गति में है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स जो ऑल कार्गो सप्लाई चेन में है। अगर आप ओवरऑल पूरे साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, बिकॉज क्वार्टर और क्वार्टर भी काफी रीस्टेटमेंट्स वगैरह, एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं, तो 1250 करोड़ का एबिटा हमारा कंबाइंड रहा है FY23 के लिए, जो कि काफी बेहतरीन नतीजा है अगेंस्ट जो भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे तो काफी कमजोर रहा है। गति में जहां पे हमारे एक्विजिशन के टाइम पे ऑलमोस्ट 700 करोड़ की डेट और कंटिजेंट लायबिलिटीज थी, और उसकी वजह से हम ऑल कार्गो में भी बात कर रहे थे कि कैसे नेट डेट हम लोग कम करेंगे, अभी 6 महीने 9 महीने पहले तक भी। आज वो परिस्थिति स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से बदल गई है, और आज हमारे पास में बुक्स पे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में 600 करोड़ से भी ज्यादा नेट कैश है। तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन में है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल सप्लाई चेन में, तो जो इंटरनेशनल फॉरवर्डर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 17% तक का वॉल्यूम का ड्रॉप बताया है। कंपेयर टू दैट हमारा जो है FCL बिजनेस में 0% ड्रॉप है और LCL बिजनेस में 7% ड्रॉप है। तो और अगर आप कंपेयर करेंगे जो हमारे और जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपैरिजन में, हमने मार्केट शेयर गेन किया है। तो विषम परिस्थितियों में कंपनी ने एक्चुअली मार्केट शेयर एक्सपेंड किया है। जहां तक रेवेन्यू के नंबर है वो उतना मायना नहीं रखते हैं इस बिजनेस में, क्योंकि रेवेन्यू जो नंबर है वहां पे ओशन फ्रेट आ जाता है, जो कि एक पास थ्रू कॉस्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको अगर नतीजों को ठीक से देखना है तो आप एक तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, और दूसरा आप क्वार्टर की जगह पे एनुअल एक ट्रेंड को देखिए, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर क्वार्टर 4 में देखेंगे तो तकरीबन 68 करोड़ के आसपास के वन टाइम अकाउंटिंग और अदर एडजस्टमेंट्स भी हैं, जैसे कुछ हमारे रवि जी इसमें प्रोविजंस। रवि जाखड़ जी, अगर ओशन फ्रेट इतना वीक हो रहा है, रेट्स उसके नीचे जा रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि कमजोर हो रहा है, तो आप इंडस्ट्री से बाहर थोड़ी हैं कि हम उसको आपकी सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक में देखेंगे आपने थोड़ा सा गेन कर लिया है। नहीं, मैं आपको एकदम अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो LCL कंसोलिडेशन है। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्गो है उसमें हम एक कंज्यूमर 1 क्यूबिक मीटर 2 क्यूबिक मीटर बुक करता है, वो हम एक कंटेनर में कंसोलिडेट करते हैं, उसको वेयर हाउस में स्टफिंग, डी स्टफिंग, लास्ट माइल, फर्स्ट माइल, बहुत सारे तरह के ऑपरेशन है। तो आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि जो ओशन फ्रेट कॉस्ट है वो LCL बिजनेस में तकरीबन 35% के आसपास ही होती है। और एक सबसे अच्छी चीज है कि अगर आप हमारा स्टैंडअलोन रिजल्ट देखेंगे तो स्टैंडअलोन रिजल्ट आज के दिन है इंडिया का इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस। वहां पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन नहीं थी, लेकिन ओशन फ्रेट डाउन था। तो आप वहां पे देखिए क्या हुआ, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर 20% रेवेन्यू डाउन हुआ ओशन फ्रेट की वजह से, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 2% डाउन हुआ। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे, सेम क्वार्टर जो मार्च क्वार्टर 2022 था, सुनिए ना, उससे भी कहीं ज्यादा गिरावट, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर की गिरावट ओशन फ्रेट में आई है, उसकी वजह से रेवेन्यू में आई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 2% नीचे है। जाखड़ जी, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए ये नंबर्स को, एक तो होता है कि आप हमें जो बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में हमें इतना नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री का ट्रेड या जो कोर ट्रेड है अगर आपका वो वीक हो रहा है, आपका मतलब इंडस्ट्री का कोर ट्रेड वीक हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड वीक हो रहा है, फ्रेट रेट नीचे जा रहे हैं जी, तो फिर आगे का आउटलुक कैसे हम समझें? तो जैसा मैंने बताया, हमारे लिए शिपिंग जो ओशन फ्रेट है वो रेवेन्यू नहीं है, वो एक कॉस्ट आइटम है। हमारा बिजनेस LCL कंसोलिडेशन और डोर टू डोर का है, जिसकी वजह से मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हमारा ओशन फ्रेट कम हुआ, उसकी वजह से हमारे मार्जिन कम नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन था वो हमने वॉल्यूम से बैलेंस कर लिया। तो वही अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में भी देखेंगे तो मोटा मोटी हमारी जो 7-8% की वॉल्यूम की गिरावट रही है, उसी की वजह से ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल नीचे आया है। जैसे हमारी वॉल्यूम की रिकवरी हम देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट वापस आना चाहिए, रेवेन्यू वापस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू जो है डोमेस्टिक ट्रेड में पूरा वापस आ जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेड कैसा है? सो डोमेस्टिक ट्रेड अगर आप देखेंगे तो गति में हमारा FY22 लगभग 50 करोड़ एबिटा था, FY23 लगभग 90 करोड़ एबिटा है, FY24 उससे और बेहतर लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है,
21 करोड़ के आसपास का एबिटा कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में है, और अब वो हमारा 100% बिजनेस है। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो हमने कंसोलिडेट नहीं किया है, क्योंकि हमने जो शेयर परचेज किए थे वो 31 मार्च के बाद किए थे, लेकिन आज के दिन वो ऑलरेडी हमारा 100% सब्सिडरी है। जो केडब्ल्यू की ट्रांजेक्शन है वो भी अगले 2 हफ्ते में तकरीबन हो जानी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ऑल कार्गो जो है वो 3 बिजनेसेस का पार्ट है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन 100%, कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का 100%, और जो एक्सप्रेस बिजनेस है उसका 30% डायरेक्टली और 35% मान लीजिए आप गति के थ्रू, तो लगभग 65%। और ये तीनों ही जो बिजनेस है एसेट लाइट है, बहुत हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर आप देखेंगे तो शायद पिछले दशक का सबसे टफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इस क्वार्टर में रहा होगा, तब भी इस साल हमारा उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है, जो कि काफी अच्छा रहा है इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस में। और डोमेस्टिक बिजनेस में तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी हैं, तो उसके चलते आउटलुक अच्छा रहेगा। ओके रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में नतीजे बढ़िया होंगे। गौरव, ऑल कार्गो 2.5% नीचे है नतीजों के बाद, टेक्निकली कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, अगर इसके चार्ट ओवरऑल देखे जाए तो यहाँ पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस चार्ट में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो थे उस 250 उसके नीचे अगर जाएगा तो स्टॉक में काफी एक अच्छी करेक्शन आपको देखने मिल सकती है। स्टॉक जो है एक बार 210 215 के लेवल भी एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, डेली चार्ट्स पे लो टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, और 250 के नीचे एक बार चला जाएगा तो यहाँ पे आपका जो वीकनेस है वो और बढ़ जाएगी। ओके, ये राह इस पे निकल के आ रही है। अच्छा, ये दो सवाल पूछे निधि ने जो ट्विटर पे आए हैं, एक अदानी पोर्ट्स पे और एक बजाज फाइनेंस पे। इस समय वो क्या बाय करने के लेवल पे हैं? देखिए, मैं अभी भी अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है मैं उनको फिलहाल अवॉइड करता हूँ। मैंने पहले भी ये कहा है। सिर्फ रीजन ये है कि स्ट्रक्चर में खराबी नहीं है, लेकिन एक वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ऊपरी लेवल्स की है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं और ये स्टॉक्स जो 5 7 10% कभी भी ऊपर नीचे घूम जाते हैं, तो ऐसे में रिस्क को मैनेज करना काफी दिक्कत हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं इसको अवॉइड करता हूँ। दूसरा, ये स्टॉक एक ऑलमोस्ट करेक्शन दे भी चुका है, अच्छा जंप दे भी चुका है, तो यहाँ पे सपोर्ट्स भी नीचे में आएंगे। तो मैं यहाँ पे उतना रुझान नहीं रखूंगा बाइंग के लिए। वहीं अगर आप बजाज फिनांस की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छी अपसाइड हमको ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व जो है वो एक अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जहां पे आप 1410 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और ऊपर में ये 1540-50 के लेवल दिखा सकता है। ट्रेडिंग के लिए अगर मुझे देखना है तो मैं बजाज फिनसर्व में देखूंगा, जहाँ पे फ्रेश स्विंग हाई ब्रेकआउट्स हुए हैं, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी एक अच्छी मूव दिखा चुका था, यहाँ पे रिस्क फेवरेबल नहीं है। ओके, अच्छा, दो लोगों का एक ही सवाल है लेकिन अलग अलग है, सेल से रिलेटेड है। विकास जी ने ट्विटर पे भेजा है कि उनके पास 250 शेयर हैं सेल के, जो उन्होंने 84 रुपये 10 पैसे खरीदे हैं। लेकिन रविंदर पाल सिंह सेठी जी ने 2000 शेयर सेल के खरीदे 126 रुपये 60 पैसे थे। तो रविंदर पाल जी को तो भारी नुकसान है। अब इन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजी तो हो नहीं सकती, क्या हो सकती है? कैसे बताएंगे दोनों लोगों को? एक 84 की बाई है, एक 126 की बाई है, बताइए। जी बिल्कुल, एक ही जवाब दोनों के लिए कारगर नहीं साबित होगा। तो पहले जो 84 रुपए की जो होल्डिंग है, वहां पे आप 80 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, और ये मंथ में मेटल में थोड़ा अपटेक देखने मिल सकता है। और हमारा जो एफ डेस्क है वहां पे हमने बाइंग के इसमें सुझाई है रिपोर्ट के माध्यम से। तो एज अ डिस्क्लेमर, वी आर रिकमेंडिंग टू क्लाइंट्स, बट वो हमारा लक्ष्य सिंपल है। आप 84 पे बाय, 85 पे बाय दिया है, 90 के आसपास का टारगेट है, 92 का, और 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो वो हिसाब से आप ये स्टॉप लॉस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। वहीं अगर आप 226 रुपए के, 126 पे अगर आप बात करें तो वहां पे यहाँ से ऑलमोस्ट 50% अपसाइड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा। मेटल नेम्स ओवरऑल में काफी ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। जून में एक एमएससीआई क्रॉसओवर इंडेक्स में एक अपटेक आपको आ सकती है, बट इवेंचुअली 4 या 5 महीने की अगर बात की जाए तो उतना ज्यादा मैं बुलिश इसमें नहीं हूँ। और ये जो है थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक भी रहा है, तो बने रह सकते हैं यहाँ पे 70 रुपीज के स्टॉप लॉस पे आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई उछल अगर आती है, आपके कॉस्ट करीब अगर आता है, थोड़ा बहुत लॉस लेके एग्जिट के मौके देखिए। ओके, अच्छा, मेटल पे यहाँ पे ये जोड़ दूँ, गौरव ने बिल्कुल सही है, ये बहुत ही सिक्लिकल सेक्टर होता है, और इसमें आप
चैनल के अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है पता नहीं चलता, बड़ा मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि आउट परफॉर्म किया है सेल तमाम मेटल स्टॉक्स ने कोविड से लेकर अब तक। अभी किस जगह पे कहना मुश्किल है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करिए। और खास तौर पे जो फेरस मेटल है, यानी जो स्टील वाले, आयरन और इससे जुड़ी हुई कंपनियां, उन्हें बहुत ध्यान रखिएगा। नॉन फेरस में यानी कॉपर और एल्यूमिनियम में तो फिर भी आप थोड़ा सा जिंक और निकल में वो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप डाउन चैनल में फंस गए तो बहुत लंबा फंसेंगे, फिर आपको प्राइस लाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी लोग मेटल में इस समय कर रहे हैं वो बहुत इस बात का ध्यान रखें। चलिए एक और सवाल लेते हैं। जेएस मेहता जी हमारे साथ अल्मोड़ा उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। मेहता जी बताइए क्या सवाल है सर? सर मेरे मिश्र धातु निगम के 200 शेयर हैं @215 पे, मीडियम और लॉन्ग टर्म ओरिजिन है। और दूसरा मेरा केमिकॉन स्पेशल केमिकल है 194 रुपये के रेट पे 221 शेयर है। इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म ओरिजिन है दोनों के लिए, क्या कैसे दोनों का? ओके, मिश्र धातु 200 शेयर 215 पे, और इसके रिजल्ट भी काफी कमजोर आए थे। और दूसरा है केमकॉन केमिकल्स, राइट सर? मेहता जी यही है ना? राइट सर, राइट। गौरव जी बताइए पहले मिश्र धातु में क्या करें, मेधानी? देखिए, ये क्योंकि डिफेंस स्पेस में आता है और डिफेंस स्पेस में देखा है काफी अच्छी अपसाइड स्टॉक्स में रही है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही रहा है। यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप इसके वीकली चार्ट्स देखिए, एक इसमें ज्यादा हिस्ट्री आपको नहीं देखने मिलेगी, तकरीबन 4 साल की हिस्ट्री है। वहां पे अगर आप देखिए तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, रेंज में आता है, ब्रेकआउट होता है, फिर रेंज में आया। तो जो करंट रेंज है, जो मौजूदा रेंज है, वो 3 साल से सेम रेंज में ही चल रहा है। और इसके जो हर्डल्स हैं वो 275-80 के हैं, और अच्छे खासे सपोर्ट जो है वो 170 के हैं। तो ये एक्जेक्टली उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूँगा स्ट्रक्चर खराब नहीं है। आपको 2 चीजें करनी है, आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आएगा, एक। दूसरा, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है कि अगर आपका नजरिया 2 साल का है या उससे ज्यादा का है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। काफी अच्छा अपसाइड को देखने मिल सकता है, लेकिन जो रियल एक्शन शुरू होगा वो 280 के वीकली या मंथली क्लोज के ऊपर ही होगा। जब तक वो नहीं होता है, टाइम करेक्शन इसमें बिल्कुल रहेगा, और एटलीस्ट 1 क्वार्टर के लिए मुझे लग रहा है कि आपको टाइम करेक्शन देखने मिलेगा। तो आप पेशेंस रखिए और बने रहिए। 1.5-2 साल के नजरिए के हिसाब से काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओके, और वो दूसरा वाला जो केमकॉन केमिकल है उनका? देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत आप डाइवर्जेंस था तो ऊपर एक बाउंस बैक सॉर्ट ऑफ आ गया, तो ठीक है। यहाँ पे मैं इनको सुझाऊंगा कि जो इनके 240 जो है ये इनके लिए स्टॉप लॉस है, उसके नीचे कर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। ब्रेकडाउन देखने मिला था, अभी फिलहाल ब्रेकडाउन के लेवल्स के ऊपर आया है, तो वही आपकी जो सपोर्ट है बन जाएंगे। 240 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ओके, 240 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए। अच्छा, एक सवाल ट्विटर से ले लेते हैं। मयंक सराफ, इन्होंने 2000 शेयर महाराष्ट्र सीमलेस के लिए रखे हैं 430 के प्राइस पे। रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सराफ जी। आप क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करना चाहिए इसको? देखिए, सबसे अगर है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि आप ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको इसमें देखने मिला था। हमने अपने क्लाइंट्स को भी काफी अर्से पहले मैंने सुझाया भी था। और ये जो ब्रेकआउट की हम बात करें तकरीबन 15 साल के ब्रेकआउट की, छोटा सा रिटेस्ट करके ब्रेकआउट का वापस ऊपर आया है, तो स्ट्रक्चर से काफी अच्छा है। एक बार इसके अंदर 450-60 की अगर मंथली क्लोज अगर आती है तो एक जो पेस है वो और काफी अच्छा एक बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बने रहिए, और अगर आपका नजरिया अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है तो काफी अच्छी अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकती है। ओके, तो ये रहा है महाराष्ट्र सीमलेस में। अच्छा, 2 सवाल और ले लेते हैं दर्शकों के फटाफट। अनिल शर्मा जी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए। हेलो अनिल जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, अगला दूसरा सवाल लेते हैं। महेंद्र जैन ग्वालियर से। महेंद्र जी बताइए। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे पास बजाज फिनसर्व के 40 शेयर हैं 1650 रुपए की रेट में। नुकसान हो रहा है आपको? हाँ, नुकसान तो हो रहा है सर। अब मैं मतलब इसमें और ऐड कर सकता हूँ या इसको भी 1-2 साल रख सकता हूँ, क्या करूँ? गौरव, अगर 2 साल किसी को रखना हो बजाज फिनसर्व जैसे इनको रखना है, तो क्या इस लेवल पे थोड़ा और खरीद लें क्या? क्योंकि इनकी कॉस्ट तो यहाँ से 200 रुपये करीब ऊपर है। देखिए, काफी अच्छा है सवाल है ये नीरज जी, और इसके स्ट्रक्चर जो है मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये वापस कहूंगा कि इसके जो स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के, ये बजाज फिनांस से भी बेहतर है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों को क्लब करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2009 से एक अच्छे खासे राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स इसके जो है उसके फिलहाल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छा जो सपोर्ट आ रहा है मुझे वो नजर आ रहा है, तकरीबन 1160 से 1200 के बीच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एवरेजिंग करना आप कर सकते हैं। आप ड्रॉडाउन का वेट कीजिए, मेरे हिसाब से जो एवरेजिंग का सही लेवल होगा 1200 के आसपास का होगा। बट नोबडी नोस के 1200 आएगा या नहीं भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल बने रहिए। किसी का नजरिए का 2 साल का है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकता है, और काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ये। तो ये आपको ऐड अगर करना है आप कर भी सकते हैं। और अगर आप नीचे में मौका मिले थोड़ा और ऐड करने के लिए तो आप वहां पे भी 1200 के आसपास भी ऐड कर सकते हैं। 2 साल का नजरिया रखिए, काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। नजरिया 2 साल का बड़ी अपसाइड होगी और इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं एक और। मुकेश फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार आपके एक्सपर्ट को। सर मेरे पास में लेमन ट्री और इंडियन होटल है। लेमन ट्री 250 at 44, इंडियन होटल 50 at 160. So which is better out of these two, or both are good, and what is the target price for 6 months? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इंटरेस्टिंग लेवल पे एंट्री है। लेमन ट्री 44 पे लिया है, 250 शेयर है, वो यहाँ से दुगना हो चुका है, लगभग दुगने से ज़्यादा। और इंडियन होटल 160 पे लिया है, वो भी दुगने से ज़्यादा है। 6 महीने और रुकना चाहते हैं, कौन सा बेटर है? ये दोनों में रुके रहें गौरव जी? देखिए दोनों में बने रहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेमन ट्री में एक बार 102 बार ये क्लोजिंग अगर आएगी तो एक फ्रेश स्विंग हाई ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाएगा। और किसी के लिए भी ये कहना मुश्किल होता है। देखिए लाइफ टाइम आप जब स्टॉक ट्रेड करते हो तो कहाँ पे एक्सेल जाके रुकेगा, और वो भी शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में 4-6 महीने में, तो काफी मुश्किल हो जाता है कहना। तो सही तरीका ये होता है कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और उसमें आप बने रहिए। तो यहाँ पे जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में देखूँ 88 का लगा लीजिए लेमन ट्री में, और बने रहिए। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो अगर स्विंग हाई अगर आता है तो एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ पे भी देखने मिल सकती है, और आप अच्छा उसको राइड भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंडियन होटल की अगर बात की जाए तो वहां पे भी एक हायर हाई हायर लो वीकली चार्ट्स वगैरह में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप चाहिए तो आप एक बार 350 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके नीचे का जा रहा तो आप एग्जिट कीजिए, जब तक वो सस्टेन है आप उसको राइड करते रहिए। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई लेवल्स 6-8 महीने पहले से बन रहे हैं, और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रही है, और अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से भी डबल हो चुका है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसको लाइफ टाइम हाई लेवल पे कोई स्टॉक आता है उसको आप राइड कीजिए, रादर देन कि मुझे 4 महीने में कितना बनेगा या 6 महीने में कितना बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश जी। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि जब स्टॉक आपके भाव से डबल हो जाए और लाइफ हाई पे चले जाएं, तो आप एक बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, बिल्कुल एकदम करीब पे जा करके, और बने रहिए। अगर आपको लगता है ये पलट रहा है तो निकल लीजिए, चूंकि आपको फायदा है। हालांकि फंडामेंटली दोनों में अभी भी अप ट्रेंड है, क्योंकि लेमन ट्री का एक बहुत बड़ा होटल अक्टूबर नवंबर में मुंबई में लॉन्च होने वाला है, जो बहुत ही बड़ा, देश का सबसे बड़ा होटल होगा। इंडियन होटल के लगातार नई प्रॉपर्टीज हर महीने आ ही रही हैं, तो इंटरेस्टिंग है दोनों में। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और उस दोनों को होल्ड करिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।